अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे एक वीलॉग शेयर करना था जिसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपसे खुशखबरी शेयर करनी थी कि मैंने कुछ अर्सा पहले यानी 1 हफ़्ता पहले मैंने यानी पिछले संडे को, ये जो संडे गुज़रा है इससे पिछले संडे को मैंने अपनी कराची वाली हैचरी की ब्रीडिंग करवाई थी। अब आज उसका रिज़ल्ट आया है और यानी इतना बड़ा हो गया है कि उसकी वीडियो मेरे जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने मुझे भेजी है कि ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। यानी हमारा जो फ्राई है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है उसने। और इस वक्त टैंक भरा हुआ है बच्चे ही बच्चे से। आप उसकी थोड़ी सी वीडियो भी देख लें। और जब ब्रीडिंग करवाई थी तो उस वक्त की भी वीडियो क्लिप मैं डाल देता हूँ। तो ये जो हैचरी है हमारी, अब कराची में पहली हैचरी है जो हमारे ब्रायलर फिश की हैचरी है। और कल से हम इस बच्चे को सेल इसकी शुरू कर रहे हैं। पहला क्लाइंट जो है वो ठट्ठा से आया है और हम उसको कल बच्चा डिलीवर करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ और क्यों हुआ। वजह यह है कि मैं टेक्नोलॉजी छुपाता नहीं हूँ, मैं लोगों को डिलीवर करता हूँ। अगर किसी बंदे और के पास टेक्नोलॉजी कोई है तो वो उस पे सांप बिठा देता है, वो किसी को इवन सरकारी इदारे भी नहीं देते। तो आज इसका पहला फ्रूट आ गया है कि पूरे कराची में पहले हैचरी कोई नहीं थी। लोग काम करना चाहते थे लेकिन ना जगह उनके पास थी। मैंने जगह का मसला हल किया। फिर टेक्निकल स्टाफ नहीं था, मैंने अपने आप को पेश कर दिया और मैंने वो टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफ़र कर दी। और ये जो बच्चा निकला है इस हैचरी से, इसमें मेरे शागिर्दों ने इसको निकाला है। यानी मैंने सिर्फ सुपरवाइज़ किया है, बाकी उनके हाथ से मैंने काम करवाया है। कल को डॉक्टर मसूद रहे या ना रहे, अब कई डॉक्टर मसूद पैदा हो चुके हैं और तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक बंदा फौत हो जाए तो दूसरा बंदा जो है उसकी जगह पे काम नहीं कर सकेगा और काम रुक जाएगा और टेक्नोलॉजी ज़मीन में दफन हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे अब दर्जनों शागिर्द ये काम कर सकते हैं। 2 हैचरियाँ लाहौर में मैं लगवा चुका हूँ, एक मंडी बहाउद्दीन में लग रही है, एक फैसलाबाद में लग रही है। और इतनी हैचरियाँ हो जाएंगी कि हर ज़िला तहसील लेवल पे अपनी हैचरी हुआ करेगी हर बंदे की। और जब ये होगा तो फिर एक्वा कल्चर या फिशरीज तरक्की क्यों नहीं करेगी, फिर ये तरक्की करेगी। इसमें कौन कौन सी ब्रीड पे है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक तो ब्रायलर फिश जिसको मैं कहता हूँ वो जो बहुत तेज़ ग्रोथ करती है, और पाकिस्तानी फ़िश है। यानी ये ऐसी मछली है जिसको पानी के बगैर भी अगर रख दिया जाए तो 24 घंटे तक ज़िंदा रह सकती है। यानी पाकिस्तान में तो बिजली का कोई हिसाब ही नहीं है, कब आए कब ना आए, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो बजाय इसके कि आप जनरेटर के लिए भागें, कभी उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया, कभी कुछ हो गया, आज स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इस सब चीज़ों से बेहतर ये था कि कोई ऐसी ब्रीड बना ली जाए जो रेजिस्टेंट हो। और वो मैंने बना ली और अब आप बगैर बिजली के भी मछली को 24 घंटे जिंदा रख सकते हैं। यानी रिस्क फैक्टर ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है कि ये जो चीज़ है यानी कारोबार के मामले में ये जो फिशरीज है ये इंतहाई प्रॉफिटेबल काम है। यानी 16-17 लाख रुपए लगाएं और कम से कम 80 लाख रुपए कमा लें। तो हाँ, इसकी थोड़ी सी एक इसमें हिच भी है कि ये नर्सरी जब इसकी होती है तो उसमें बहुत केयर मांगती है। इसको पैदा कर लेना आसान है, नर्सिंग करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक दूसरे को खा भी जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो उससे कैसे रोकना है, तो ये कुछ हमने तरीके अडॉप्ट किए हुए हैं और इसको हमने कुछ कंट्रोल किया है। तो अब हमारा देखते हैं कि सर्वाइवल रेट जो है अप टू 4 इंच कितनी मोर्टेलिटी होती है। और अगर ये सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा रहा तो फिर इनकलाब यकीनी है। अगला कारोबार हमने एक डिस्कस करना था, वो कारोबार ये था कि मेरे पास लोग आते हैं सरगोदा साइड से और बुलवाल और इस साइड से कि जी हमें बताएं कि हम क्या करें। बनाना के लिए आपने सेलेक्ट किया सिंध को, आपने खजूर के लिए सिलेक्ट किया चोलिस्तान को, और बाकी चीज़ों के लिए भी मैंगो के लिए आपने मुल्तान को सिलेक्ट किया।
तो आपका अपना इलाका और हमारा जो इलाका है सरगोदा, इसके लिए हम क्या करें? हमारे पास तो ना आम है ना केला है। तो मेरे भाई आपके पास किन्नू तो है ना? किन्नू की मैंने ज़बरदस्त डेवलपमेंट की हुई है। मैंने उसमें एक गन्ने का बेलना मंगवाया था और उसकी कुछ अल्ट्रेशन करके तो उसको किन्नू के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब जो केरा गिरता है यानी छोटा किन्नू जो ज़ाया हो जाता है, आप सरगोदा कभी जाएं तो सड़क के दोनों तरफ किन्नू ही किन्नू रखा होता है और उसका कोई वली वारिस नहीं होता, वो फेंक के चले जाते हैं और वो बदबू और गंदगी का बायस बनता है। अब वो नहीं यहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि हमने उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। अब क्या करता हूँ मैं कि उसके जूस निकाल लेता हूँ। जूस निकाल के उसको कंडेंस्ड कर देता हूँ और उसको शीरा बना लेता हूँ। शीरा जो है वैसे तो वो इंसान भी खा सकता है, मज़ेदार होता है, लेकिन क्योंकि इसमें छोटे किन्नू में या केरे में थोड़ी सी तुरशपन ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हम इसको कंडेंस करके तो एनिमल फीड में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी शीरा जो गन्ने का है वो कंटेमिनेटेड है, पता नहीं कितने केमिकल, और वो केमिकल पहले जानवर के पेट में जाते हैं, फिर उसके दूध में शामिल होकर हमारे खून का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस, बीमारियों का बायस बनता है। लेकिन ये किन्नू का जो है ये टोटली ऑर्गेनिक है। तो ये शीरा जो है ये जो जब इस्तेमाल होगा तो अगर उसके बराबर भी कर दिया जाए, आपको पता है कि एनिमल फीड में 15% तक शीरा डलता है, तो 15% फीड अगर सस्ती हो जाए, बिल्कुल उसकी कॉस्ट ही ना रहे, तो क्या डेयरी फार्मर वाइबल नहीं हो जाएंगे? उनका दूध का जो रेट है उसमें वो सरवाइव करना शुरू कर देंगे। अभी तो वो बेचारे कभी पानी मिलाते हैं, कभी उसमें कुछ जो जालिम लोग हैं वो सर्फ मिलाते हैं और इस तरीके से अपने पेट पालते हैं, अगले को ज़िबा करके तो अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि वो उनके बारे में नहीं आ रहा। फार्मर के लिए वंडा बहुत महंगा हो गया है और इस दूध के रेट में 140 रुपए में खालिस दूध की तवक्को मत रखें। अब जब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो शीरा 15% रिप्लेस कर ले, साइलेज जो मकई का डालते हैं उसकी जगह पे किन्नू का साइलेज डाल लें, जो कि मैं ऑलरेडी बेच रहा हूँ बना के और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी तैयार हूँ, तो आप मेरे पास आएँ, टेक्नोलॉजी ले लें। अगर आप मेरे से ख़रीदना नहीं चाहते हो, ना ख़रीदें। आप अपने तई उसको साइलेज में कन्वर्ट कर लें और इसको जानवरों को खिलाएं, तो आपका दूध जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 to 35% यानी 30-35% सस्ता हो जाएगा। वंडा जब वंडा या फीड सस्ती होगी तो ज़ाहिर है दूध जिस रेट पे बिक रहा है आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जब प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा तो ज़ाहिर है मिलावट कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो मिलावट करने की उनको ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जितना मर्जी, जैसे पुलिस वालों को तनख्वाह जितनी बढ़ा दी जाए तो वो फिर भी बाज नहीं आते इस रिश्वत लेने से। इसी तरीके से कुछ फार्मर को ये आदत पड़ चुकी है कि जो मर्जी कर लें, 1000 रुपये लीटर भी दूध बिक जाए तो वो पानी ज़रूर मिलाते हैं। तो खैर चलें, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरी बात ये है कि लोग मेरे पास अभी भी लोग आते हैं और आके कहते हैं जी कि ये बिकेगा कहाँ, शीरा बिकेगा कहाँ? दरवाजे पे 200 जानवर खड़े हैं, 5 मुरब्बे का फार्म है सिट्रस का, और शीरा निकल रहा है और शीरा बना के तो उसी तरीके से साफ सुथरा है, लेकिन कहते हैं जी बिकेगा कहाँ? आपको मज़े की एक बात बताऊं कि क्या आपको इस बात का इल्म है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान में पाए जाते हैं? ये मैं 4 पाँव वाले गधे की बात कर रहा हूँ, इसको अपने पे मत लें। 4 पाँव वाले। तो आखिर क्या वजह है कि ये इतने गधे पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, बाकी मुल्कों में क्यों नहीं है? बाकी आप खुद समझदार हैं। सोचें कि 4 पाँव वाले गधे जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अपने पे मत लें। ये क्यों इतने गधे हैं कि इनको पता क्यों नहीं चलता? कुछ सोचते क्यों नहीं है? चीज़ें रास्ते में पड़ी हैं, ठोकर खा रही हैं, ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन उनके ये नहीं सोचते कि ये पड़ी क्यों है। खुदारा थोड़ा सा गौर करें, अपने अपने गिरबान में झांकें कि आपने इस दुनिया में आके किया क्या है। आपने इस मुल्क पे क्या एहसान किया है पैदा होके। कोई एक गिनवा दें कि आपने ये काम किया और मुल्क की भलाई हो गई। कोई, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं जिन्होंने कुछ काम किए हैं, चले, सिर्फ ये है कि काम करना ही इबादत है, लेकिन काम करता ही कोई नहीं है। चलें, आपकी वो नहीं पता चल रहा, हर बंदा रिसर्च तो नहीं कर सकता, ना करें, लेकिन मेहनत तो कर सकते हैं ना।
हमने जितने भी, अच्छा गधे में और इंसान में फ़र्क क्या है? गधे और इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंसान सोचता है, और गधे के ऊपर आप बस लोड लाद देते हैं और वो चल पड़ता है, और उसकी कोई अपनी सूझबूझ नहीं होती, डंडा जिधर दिखाते जाएं उधर चलता जाएगा। तो क्या ये गधे सिर्फ ऐसे कर रहे हैं? लोड कोई और नहीं उठा रहा, लेकिन गधा तो फिर भी लोड उठा लेता है, और हम लोड भी नहीं उठा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। खुदारा कुछ सोचें, कुछ सोचें, खुदा के लिए कुछ सोचें कि आपने इस दुनिया में आके किया क्या है, कौन सा एहसान किया है पाकिस्तान पे कि आप पैदा हुए और पाकिस्तान के लिए आप खुशकिस्मत साबित हुए। आओ मिलके खुशकिस्मत साबित होने की कोशिश तो करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।